ब्लास्ट में लगातार कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट सामने आ रहा है और जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का कनेक्शन भी इस मामले में सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ खुद बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना के खिलाफ फैसले से ठीक पहले ढाका में हालात बेकाबू हो रहे हैं। आतंकी साजिश और राजनीतिक उथल पुथल दोनों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट की जांच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेटवर्क की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं और ढाका में राजनीतिक संघर्ष विराम से हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। दिल्ली में आतंकी साजिश की परतें खुल रही हैं और ढाका में राजनीतिक संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। इन दोनों घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर अब कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत की एजेंसियां लगातार चौकन्ना बनी हुई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में बांग्लादेश की एंट्री ने अब बहुत सारी चीजों को, नई चीजों का जन्म दे दिया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। धमाके के बाद से ही पाकिस्तान का रोल शक के दायरे में था, लेकिन अब बांग्लादेश नेटवर्क सामने आने से मामला और उलझ गया है। एजेंसियां दोनों देशों के बीच आतंकी गठजोड़ के सुराग जोड़ रही है। लाल किला ब्लास्ट में पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को मिले नए सबूत बता रहे हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका भी इस साजिश में शामिल हो सकती है। जांच एजेंसियों को इसके सबूत भी मिले हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली ब्लास्ट से पहले बांग्लादेश में सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की अहम भूमिका भी है। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर सैफुल्लाह ने वर्चुअल मीटिंग भी की थी। ढाका में एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा भी लिया था। हिज़्ब उल तहरीर के हैंडलर प्रतिबंधित एबीटी बैठक में थे। विस्फोटक एक्सपर्ट, 2 बांग्लादेशी ऑफिसर भी शामिल हुए। बैठक में भारत में हमलों के निर्देश जारी किए गए थे। मीटिंग के बाद कुछ लोग मुर्शिदाबाद के रास्ते भारत में दाखिल हुए। एबीटी मेंबरों ने सेफ हाउस में ठहराया। जहां एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है, वहीं बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में धमाके और आगजनी हुई है। इससे खास तौर से ढाका में तनाव बढ़ गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (IICT) फैसला सुनाने जा रहा है। ढाका, चिटगंगा और राजशाही जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार टकराव हो रहा है। कई जगह पत्थरबाजी, आगजनी और बैरिकेड तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। सड़कों पर उतरे शेख हसीना के समर्थक। ढाका समेत कई जिलों में हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी, तोड़फोड़ की। सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। रात भर बांग्लादेश में बवाल चलता रहा। हिंसा करने वालों की पहचान और धरपकड़। हिंसा की ये ताजा लहर सरकारी फैसलों और राजनीतिक तनातनी के बाद तेज हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में जुलूस निकाले, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की और फिर स्थिति बिगड़ती चली गई। दरअसल शेख हसीना को पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई का मामला चल रहा है। इसमें दोषी ठहराए जाने पर शेख हसीना को मौत की सजा तक हो सकती है। फैसले से पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने देश भर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश तक दिए गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ आज फैसला। शेख हसीना को मौत की सजा सुना सकती है कोर्ट। छात्रों पर गोली चलवाने का आरोप। 5 मामलों में सजा सुना सकती है आज कोर्ट। सुनवाई की प्रक्रिया पर उठ रहे हैं सवाल। शेख हसीना के समर्थकों का फर्जी सुनवाई का आरोप। संभावित सजा के खिलाफ भड़के समर्थन। यूनुस पर हसीना को फंसाने का आरोप।
अब हम आपको बताते हैं कि शेख हसीना पर आरोप क्या क्या लगे हुए हैं। मानवता के खिलाफ अपराध। आंदोलन रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले भी किए। और बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया गया। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया। ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो हत्याएं हुई थी, इन हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा। छात्रों की हत्याओं का दोषी माना। इसके बाद ढाका की सड़कों पर बवाल शुरू हो गया। आवामी लीग और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पों की खबर भी निकलकर सामने आई है। इधर शेख हसीना ने आईसीटी के फैसले को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित करार दिया। शेख हसीना ने दो टूक कहा कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई भी जनादेश नहीं है, मैंडेट नहीं है। लेकिन सवाल है कि आईसीटी के फैसले के बाद शेख हसीना का अगला कदम क्या होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए आप। हिंसा, हंगामा, आगजनी, बवाल और शेख हसीना समर्थकों में उबाल के बीच ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा देने का ऐलान कर लिया है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है। 6 पार्ट में अपना फैसला सुनाया। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा, शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए। शेख हसीना के आदेश पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। शेख हसीना ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए। शेख हसीना ने छात्रों के प्रोटेस्ट को आतंकी गतिविधि के रूप में पेश करने की कोशिश की। शेख हसीना और अन्य आरोपियों ने संयुक्त रूप से आपराधिक साजिश रची। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना। इसके अलावा कोर्ट ने दूसरे आरोपी बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्हें 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। शेख हसीना और उनके सहयोगियों को 5 मामले में दोषी करार दिया गया। बांग्लादेश की कोर्ट ने माना, शेख हसीना ने हथियारबंद लोगों को हमले के लिए उकसाया, हेलीकॉप्टर से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश दिए, छात्र नेता अबू सैयद की हत्या की साजिश रची। हसीना के आदेश पर 6 प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई। इसके अलावा 5 और प्रदर्शनकारियों की हत्या शेख हसीना के आदेश पर हुई, जबकि एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जलाया गया। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात बिगड़ गए। शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ढाका में सुरक्षा बल और हसीना समर्थकों में कई जगहों पर टकराव देखा गया और इस बीच कोर्ट के फैसले पर शेख हसीना का बयान आया। हसीना बोली, यह फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। लोग जानते हैं यह पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं, बल्कि आवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। यूनुस सरकार में न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है। आवामी लीग समर्थकों और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना ने सीधा निशाना मोहम्मद यूनुस पर साधा, जो तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है। आरोप है यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हसीना बांग्लादेश वापस न लौटे, इसके लिए साजिश का जाल बुन रहे हैं और हसीना को फांसी की सजा मोहम्मद यूनुस की इसी साजिश का एक हिस्सा है। और शेख हसीना के बेटे ने भी साजिश के आरोपों को दोहराया।
वाजिद ने कहा, मुझे पहले से पता था कि मेरी मां को मौत की सजा दी जाएगी। मेरी मां भारत में सुरक्षित हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी रक्षा करेंगी। शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही हैं और देश में उनके बहुत समर्थक हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसलिए वे इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। वाजिद का इशारा साफ है कि शेख हसीना जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं, ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दे सकती हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल है, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने का बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर होगा? सजा सुनाए जाने के बाद शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा? और सवाल यह भी, क्या बांग्लादेश में बवाल और बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।